हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। दिस इज़ डॉक्टर अनुपमा और हमारी आज की वीडियो भी है कॉन्टिन्यूएशन में ऑफ आर T20 सीरीज़। अब ये T20 क्या है बच्चों? हम लोग 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सक्लूसिवली NCERT से होंगे। और इन क्वेश्चन की क्या खासियत है बच्चों? इन क्वेश्चन के साथ आप देखोगे पेज नंबर लिखा हुआ है NCERT का। इन केस आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो आप NCERT को भी रेफर कर सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर विच इज़ बायोमोलिक्यूल्स, जो ना सिर्फ बायोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हम देखिए केमिस्ट्री में भी सेम यही चैप्टर है। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना, एक ही वीडियो में आपके दो सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर कवर हो रहा है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड ऑफ अ लिविंग सिस्टम कैन नॉट बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट नहीं पूछा है, यहाँ क्या पूछा है? केमिस्ट्री व्यू पॉइंट से। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए एल्डिहाइड, ऑप्शन बी एरोमेटिक कंपाउंड, ऑप्शन सी कीटोन एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड बेसिस। सो बच्चों देखो ए बी सी ये तीनों हमारे क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप है। अब कौन सा इसमें से फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो हमारा बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो है वो क्या है हमारे पास? ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड बेसिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। व्हेन आर ग्रुप इन अमीनो एसिड इज मिथाइल ग्रुप इट इज कॉल्ड। सो बच्चों ये देखो हमें पता है कि अमीनो एसिड में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर होता है NH2, यहाँ पे होता है हमारा COOH, एक हमने मान लिया H और ये हमारा होता है R जो है वेरिएबल ग्रुप है। अगर ये H है तो ये हमारा कहलाता है ग्लाइसिन। और यहाँ पे क्या पूछा गया? मिथाइल ग्रुप। तो जब ये हमारा CH3 होता है तब ये कहलाता है हमारा एलानिन। ओके, और यही अगर हमारा CH2OH हो गया तो ये क्या कहलाता है? हमारा सेरिन। सो बच्चों यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? CH3, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? एलानिन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों ही NCERT में मेंशन्ड है। सो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। पामिटिक एंड एराकिडोनिक एसिड हैव हाउ मेनी कार्बन्स एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। तो बच्चों देखो इसको याद करने का तरीका है। पामिटिक एसिड, पाम वर्ड कहाँ से आ रहा है हमारा? 15, पामिटिक एसिड। तो हम देखते हैं कि 15 कार्बन और एक हमारा क्या होगा? एसिडिक ग्रुप। तो इन्होंने पूछा एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, कितने हो गए इसके पास कार्बन? 15। तो हम देखेंगे ये तो हमारे पास आ गया, आंसर हो गया यहाँ पे पामिटिक एसिड का 15। अब बात करते हैं एराकिडोनिक एसिड की। एराकिडोनिक एसिड में हम देखते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन वो होते हैं हमारे 20। अब अगर हमने एक कार्बोक्सिल कार्बन को हटा दिया तो वो कितने हो जाएंगे? 19। तो इस हिसाब से बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विच इज़ 15 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोसाइड। तो बच्चों पहले हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में जाके अटैच होते हैं और इसी में अगर हमारा ऐड हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। सो हमें यहाँ पे पता करना है कौन न्यूक्लियोसाइड नहीं है। सो ऑप्शन ए है हमारे पास एडिनोसिन एंड ग्वानोसिन। सो बच्चों एडेनिन क्या होता है? एडेनिन हमारा एक नाइट्रोजनस बेस है, उसमें जब हम देखते हैं हमारी पेंटोज शुगर ऐड हो जाती है तब वो कहलाता है एडिनोसिन एंड इट इज़ अ न्यूक्लियोसाइड। ग्वानोसिन भी वही है, ग्वानीन में हम देखते हैं पेंटोज शुगर ऐड हो जाती है, तो ये भी हमारा क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। फिर हम देखते हैं ऑप्शन बी थाइमिडीन एंड साइटिडीन। थाइमिडीन क्या है बच्चों? थाइमीन हमारा नाइट्रोजनस बेस, उसके साथ जब शुगर ऐड हो जाता है तब वो कहलाता है थाइमिडीन। साइटिडीन क्या है? साइटोसिन जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है उसके साथ हम देख रहे हैं फिर से पेंटोज शुगर ऐड हो गया तो उसने क्या बना दिया? साइटिडीन। थर्ड आता है हमारे पास यूरिडाइलिक एसिड। बच्चों यूरिडाइलिक एसिड या यूरिडिन मोनोफॉस्फेट ये क्या है हमारा? ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्चुअली? यूरेसिल हमारा नाइट्रोजनस बेस, उसमें हम देखते हैं आ जाता है पेंटोज शुगर, ये दोनों जुड़ते हैं तो फॉर्म करते हैं यूरिडिन। अब इसमें ही फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो ये कहलाता है यूरिडाइलिक एसिड या यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है हमारा करेक्ट आंसर, वो है ऑप्शन सी, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन से होते हैं भाई? जो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, उनके बगैर हमारी बॉडी की फंक्शनिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, अब पूछा गया इसमें से प्राइमरी मेटाबोलाइट जो नहीं है। सो अमीनो एसिड चाहिए हमें, लिपिड्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। कौन सा एकदम नेसेसरी नहीं है? वो है हमारा ऑप्शन डी विच इज़ एल्कलॉइड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों।
विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन आर, बच्चों पहले तो हमें पता होना चाहिए ये दोनों क्या है, हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। और यहीं पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये जो आप टेबल देखेंगे एनसीईआरटी में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। सो देखते हैं विनब्लास्टिन और करक्यूमिन क्या होते हैं। टॉक्सिन नहीं। ऑप्शन बी ड्रग्स, यस, ये जो ड्रग्स हैं इसको हम यूज़ करते हैं फॉर कीमोथेरेपी। ठीक है, तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर है, बाकी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी लेक्टिन, ये भी इनकरेक्ट, एंड ऑप्शन डी एल्कलॉइड, ये भी इनकरेक्ट। सो यहाँ पे बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर, बच्चों सबसे पहले पता होना चाहिए यहाँ पे एसेंशियल का मतलब क्या है। एसेंशियल ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप में से कितने बच्चे पीजी में हॉस्टल में रहते होंगे, आप लोग कितने ज़्यादा क्रेव करते हैं घर का खाना मिले, क्यों? क्योंकि वो आपके लिए बहुत एसेंशियल हो गया है, आपको मिल ही नहीं रहा है। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आपके लिए बहुत एसेंशियल हो जाती है। सिमिलरली जो बच्चे घर पे रहते होंगे उनके साथ क्या, उनका मन करता है पिज्ज़ाज खाएं, बर्गर खाएं, क्योंकि घर का खाना तो रोज़ मिल रहा है, तो उनके लिए एसेंशियल क्या हो गया, बाहर के जो पिज्ज़ाज और बर्गर हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं हमारे लिए जो अमीनो एसिड्स हैं कौन से एसेंशियल हैं, जो हमें बाहर से लेने पड़ रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रहे। अब बाहर से हमें कैसे मिलेंगे, खाने से ही तो मिलेंगे। तो देखते हैं बच्चों इसका ऑप्शंस। ऑप्शन ए सिंथेसाइज इन बॉडी, ये तो गलत हो गया, ये तो नॉन एसेंशियल हो गया। ऑप्शन बी थ्रू डाइट, ये वाली बात सही है, खाने से ही मिलेगा हमें। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ये वाला गलत। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ये भी इनकरेक्ट। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। तो बच्चों जब बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं तब कौन सा वाला प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो होता है रुबिस्को। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारे पास आंसर आ चुका है ऑप्शन ए। पर अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, तब आप क्या बोलेंगे, कोलाजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। इन अ पॉलीसेकेराइड चेन राइट एंड लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट्स। तो बच्चों ये देखो, एक मैंने यहाँ पे एक चेन बनाई है, इसमें देखते हैं बच्चों, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड, ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड। अब देखो क्या चीज़ है बच्चों, जो लेफ्ट हैंड है इसमें हम देखते हैं लेफ्ट साइड पे हम देख रहे हैं, ये जैसे हमारा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, इसमें देखो फर्स्ट कार्बन पे हमें पता है फंक्शनल ग्रुप होता है, बट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड में आ गया। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे फ्री नहीं है, तो ये वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। तो लेफ्ट साइड तो हमारी कैसी हो गई, नॉन रिड्यूसिंग। अब हम बात करते हैं राइट एंड की। राइट एंड में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, अगेन ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट कार्बन पे, आप देख रहे हो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एकदम फ्री है, वो किसी के साथ बॉन्ड में नहीं आया, तो ये वाली साइड हमारी कैसी हो गई, रिड्यूसिंग। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया बच्चों, जो हमारा लेफ्ट एंड है वो कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग, और राइट एंड हमारा कैसा है, रिड्यूसिंग। सो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर होमोपॉलीमर्स, हेट्रोपॉलीमर्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं आज से 3 साल पहले वाली एनसीईआरटी में, तो उसका आंसर होता ऑप्शन बी। बट अब जो अपडेटेड एनसीईआरटी आई है उसमें बताया गया कि करेक्ट आंसर इज़ होमोपॉलीमर्स। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, आमतौर पे बच्चे आज भी हेट्रोपॉलीमर करते हैं, बट जो एनसीईआरटी में हमें पता है हमारी गॉड मदर है, तो उसको तो सुनना ही पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का एक आध एग्जाम्पल जैसे कि काइटिन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सब्सटीट्यूटेड प्योरीन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन इसमें से प्योरीन नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्योरीन और पिरिमिडिन। प्योरीन जो होता है बच्चों नाइट्रोजनस बेस, वो कौन कौन से होते हैं। प्योरीन में हम देखेंगे हमारे पास आता है एडेनिन एंड ग्वानिन। सो एडेनिन एंड ग्वानिन। और बात करें अगर हम लोग पिरिमिडीन की, इसमें हम देखेंगे जो पिरिमिडीन है वो कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन, और हम देखेंगे यूरेसिल। सो साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखनी है, ये थाइमीन है और एक होता है थियामीन। ये क्या है, विटामिन B1 है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो हमारा आंसर आप देख रहे हो यहाँ पे थाइमीन और थियामीन फ़र्क है।
सो अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया कि कौन सा सब्स्टिट्यूटेड प्योरीन नहीं है। सो हम देखेंगे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यूरेसिल क्या है हमारा, पिरिमिडीन। इतना क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। द फर्स्ट एंड लास्ट अमीनो एसिड रिप्रेजेंट्स द, ऑप्शन ए एन टर्मिनल सी टर्मिनल, ऑप्शन बी सी टर्मिनल एन टर्मिनल, ऑप्शन सी एन टर्मिनल एंड मिडल पोर्शन ऑफ पेप्टाइड चेन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये मैंने यहाँ पे 3 अमीनो एसिड को आपस में जोड़ के एक यहाँ पे हमने पेप्टाइड की चेन बना दी। सो देखो ये हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। इसके बीच में हम लोग देख रहे हैं ये एक पेप्टाइड बॉन्ड हो गया और ये एक पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। इतना दिख रहा है बच्चों। अब लेफ़्ट साइड को और राइट साइड को क्या बोलते हैं वो बताती हूँ बच्चों। लेफ़्ट साइड को हम बोलते हैं एन टर्मिनल। अब वो क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अमीनो ग्रुप, इस वजह से हम इसको बोलते हैं एन टर्मिनल। फिर हम बात करते हैं राइट साइड की। राइट साइड में क्या दिख रहा है बच्चों, कार्बोक्सिल ग्रुप, इस वजह से इसको क्या बोल दिया, सी टर्मिनल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जो लेफ्ट हैंड है वो क्या है एन और जो राइट है वो क्या है हमारा सी टर्मिनल। अब इस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, जो फर्स्ट हमारा अमीनो एसिड है इज एन टर्मिनल और जो लास्ट है उसको क्या बोला, सी टर्मिनल, और हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ डैश रिएक्शन। अब पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है बच्चों, अमीनो एसिड्स के बीच में। सो देखते हैं जल्दी से, NH2 CHR COOH, हम ये देखते हैं, एक ये हमारा अमीनो एसिड हो गया। एक और ले लेते हैं NH2 CH COOH एंड R डैश। अब देखो इसके बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, वो कैसे बनेगा, ये NH2 लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, और जो COOH लिखा हुआ है इसको मैं COOH ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, और जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों क्या बोला गया है, द पिच ऑफ बी DNA इज डैश एंगस्ट्रॉम एंड राइज पर बेस पेयर इज डैश एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले तो ये बी DNA क्या है बच्चों, बी DNA जो हमारे अंदर DNA पाया जाता है, मतलब उसे हम देखते हैं हर टर्न में, हर कॉइल में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, और हम देखेंगे उसमें राइट साइडेड टर्न है। इस टाइप के DNA को कहते हैं बी DNA जो हम लोगों में पाया जा रहा है। अब बात आती है पिच की। पिच क्या है बच्चों, हर 360 डिग्री टर्न पे जितना हम देख रहे हैं राइज हुआ, उस हाइट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिच। और बच्चों ये कितना होता है, ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा पिच कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम। अब पूछा गया पर बेस पेयर, तो भाई अगर ये पर बेस पेयर है, हम एक एक के हिसाब से लगाएं तो क्या करेंगे, 34 को अपॉन 10 कर सकते हैं। 34 अपॉन 10 कितना हो गया, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखते हैं बच्चों इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि पूरा पिच जब पूछा तो एक पूरा जो राइज जितना हुआ पर 360 डिग्री टर्न पे वो पिच, और पर बेस पेयर क्योंकि हमारे 10 बेस पेयर हैं इसलिए हमने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया। सो करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या है बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑप्शन ए, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अमीनो एसिड मेकिंग एन अमीन। ये वाली बात सही है, ये वाली बात की गई है हिस्टिडीन के लिए। हिस्टिडीन में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं तो वो बन जाता है हमारा वेजोडाइलेटर, जिसको हम कहते हैं हिस्टामीन। ऑप्शन बी, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड बेस, ये वाली बात भी सही है। ऑप्शन सी, हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन अ डाइसैक्राइड, सही बात है, जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बन जाता है वो, मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, सो ये तीनों बातें सही हैं बच्चों। तो इस हिसाब से हमने क्या देखा, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जिसमें पूछा गया है कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, किससे बना है वो पता करने से पहले हमें पता होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। बच्चों कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो होते हैं डेराइव्ड लिपिड। हम देखते हैं इसमें 4 रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एक साथ अटैच्ड। अब डेराइव्ड लिपिड क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि इसमें लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं बट दे आर नॉट लिपिड।
ठीक है, स्ट्रक्चरली नहीं है बट इनके पास लिपिड जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल एक बड़ा हमारे पास कंपोनेंट है, वो एक बहुत छोटे से कंपोनेंट से बना हुआ है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का बनना, इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि छोटे से बड़ी चीज़ बन रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन, ऑप्शन ए स्टेडी स्टेट, ओके, ऑप्शन बी इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी नॉन इक्विलिब्रियम, बोथ ए एंड सी। सो बच्चों यहाँ पर हम जल्दी से देखते हैं स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी कॉम्पोनेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन एकदम स्टेडी रहता है, उतना ही रहता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में 4.5 to 5 मिलीमोल रहता है। हार्मोन्स कैसे होते हैं, नैनोग्राम पर ml होते हैं, वो इतने ही रहते हैं। अगर वो कुछ ज़्यादा कम हो गया तो दिक्कत की बात है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं हमारी जो बॉडी है वो स्टेडी स्टेट में रहती है। ठीक है, एक और चीज़ बोलते हैं जो हमारी लिविंग स्टेट है वो कैसी है, नॉन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो हमारी बॉडी कैसी है, ये वर्क डन इज इक्वल टू 0 है, तो या तो इधर को जाएगी या इधर को जाएगी, मतलब वो कंटिन्यूसली वर्क करती रहेगी ताकि इक्विलिब्रियम अटेन ना हो। क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम जब अटेन हुआ मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 0, तो पर्सन क्या अलाइव होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए हम देखेंगे 17 में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी, स्टेडी स्टेट एंड नॉन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। इन द गिवन फिगर ए एंड बी आर, तो बच्चों आप ये देख रहे हो, डायग्राम देख रहे हो, इसमें आपको बताना है ए और बी क्या है। तो देखो बच्चों ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ताकि रिएक्शन जो है वो इनिशिएट हो सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए वाली कंडीशन में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगी, और बी वाली केस में हम क्या देख रहे हैं, बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी लगी। तो ये जो लोड था इतना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी ना कंज्यूम हुए, उसको कम करने का काम कौन करता है बच्चों, एंजाइम। और इसी वजह से हम देखते हैं जो रिएक्शन है अलॉन्ग विद एंजाइम वो कैसा होता है, स्पीड अप कर जाता है। पर यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा लगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी विल बी विदाउट एंजाइम। सो ए क्या है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, और बी में देखो कितनी कम लगी, तो ये हो गया विद एंजाइम। सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम एंड एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। एक चीज़ और पूछती हूँ बच्चों यहाँ पर, ये आपको किस टाइप का रिएक्शन लग रहा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, सोचो। मैं बताती हूँ बच्चों इसका आंसर, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पे हीट रिलीज़ हुई है, जो एनर्जी की फॉर्म में हीट है वो रिलीज़ हुई है। अब हमने कैसे पता किया, ये देखो जब सबस्ट्रेट था हमारे पास तब उसकी एनर्जी इतनी थी, जब प्रोडक्ट बना तो उसके पास एनर्जी इतनी थी, तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गया, या इतना अमाउंट ऑफ हीट क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। तो जब एनर्जी या हीट रिलीज़ हो रही है, ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, इनिबिशन ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मैलोनेट इज। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं ये जो एंजाइम है ये हमारा कौन सा है, सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज, सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज। जो हमारे पास सबस्ट्रेट है उसका नाम है सक्सीनेट, और जो हमारे पास इनिबिटर है, इनिबिटर नाम से समझ में आ रहा है ये इनिबिट करता है रिएक्शन को। सो यहाँ पे जो इनिबिटर है वो हमारे पास कौन है, मैलोनेट। अब देखो क्या होता है, ये जो इनिबिटर है ये बहुत ईविल है, ये क्या करता है, ये जाके बाइंड कर जाता है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। और कैसे कर पा रहे हैं बच्चों, क्योंकि अब देखो ये जो सबस्ट्रेट है और इनिबिटर है इनका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो ये जो दोनों हैं ये कॉम्पीट कर रहे हैं सेम साइट के लिए। ठीक है, वो जो सेम साइट है वो क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो ज़्यादा ईविल था तो इसने क्या कर लिया, यहाँ पर आके चिपक गया, और अब क्या हो गया, एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब सबस्ट्रेट तो था नहीं बच्चों, तो क्या प्रोडक्ट बन पाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बना है। ठीक है,
तो देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है हमारा, ये एग्जाम्पल है किसका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। कॉम्पिटिटिव क्यों, क्योंकि ये दोनों सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं एक्टिव साइट के लिए, ठीक है, एक ही साइट के लिए कर रहे हैं इसलिए। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए। तो बच्चों आ गए हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम रिक्वायरिंग को फैक्टर इज नोन एज। तो बच्चों देखते हैं एंजाइम कैसा होते हैं हमारे। एंजाइम जो होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स एंजाइम, उसमें हम देखते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन पार्ट से एंड नॉन प्रोटीन पार्ट से। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। और इन दोनों को क्यूमुलेटिवली हम बोलते हैं होलो एंजाइम, मतलब होल एंजाइम, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया होलो एंजाइम। सो बच्चों यहाँ से हमारे पास आंसर तो आ गया विच इज़ एपो एंजाइम। बट थोड़ा सा मैं आपको कोफैक्टर के बारे में बताना चाहूँगी। कोफैक्टर फर्दर दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फर्दर हमारे दो टाइप के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। सो बच्चों इनऑर्गेनिक से समझ में आ रहा है, इसमें क्या होंगे, आयंस होंगे जो चाहिए होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं सलाइवरी अमाइलेज, उसके लिए हमें कौन सा चाहिए होता है, क्लोराइड आयन चाहिए होता है, ठीक है। तो वो आयन जो है यहाँ पे काम कर रहा है कोफैक्टर। अब देखते हैं बच्चों प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम जो है हमारे कोफैक्टर, इसमें क्या डिफरेंस है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो टाइटली अटैच्ड होता है हमारा एपो एंजाइम से, वाइल जो कोएंजाइम होता है वो लूजली अटैच्ड होता है हमारा एपो एंजाइम से। तो ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया बच्चों। हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो प्रोटीन पोर्शन है एंजाइम का उसको हमने क्या बोला, एपो एंजाइम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो आज के हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए हैं, और अगर कर लिए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार बल्ले बल्ले कर लो, आपने पूरी NCERT का ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।